नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी डीके में। चलिए तो आज फिर से एक नया सेशन लाते हैं अपन और नए क्वेश्चन करते हैं एकदम जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज आपको मिलने वाला है 29 दिसंबर 2022 को जो आपका पेपर हुआ था सीटेट ऑनलाइन में, उसके क्वेश्चन मिलने वाले हैं बाल विकास। ठीक, और ये आपको 49 में बताया था आपको 800 क्वेश्चन थ्योरी मिलने वाली है और साथ में इसमें आपको वीडियोस वगैरह भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। और ये आपको 30 टेस्ट मिल रहा है मात्र आपको 99 रुपए में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलो आज जो हमारे क्वेश्चन होंगे क्या, तो आज हम बात करने वाले बाल विकास। और कौन सा पेपर है? 29 दिसंबर। कब का? 29 दिसंबर 2022 को जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलो यहां देखो। अब आपको बताना आंसर आपको लगाते जाना है। निम्नलिखित में से स्थूलगत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। आपको पता होना चाहिए कौशल दो होते हैं आपका, एक तो होता है स्थूल, एक तो होता है स्थूल कौशल, इसी को सकल मोटर कौशल भी बोलते हैं, सकल मोटर कौशल। और एक होता है आपका सूक्ष्म कौशल। क्या होता है? सूक्ष्म। इसमें क्या होता है? इसमें बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करते हैं आप। बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करोगे, जैसे दौड़ना, चलना, रेंगना, या धक्का देना फुटबॉल में या किसी चीज में, तो जी आएंगे आपके सारे इसमें। सूक्ष्म में होती छोटी छोटी मांसपेशियां, जैसा फूलों की माला बनाना, पेंटिंग वगैरह करना है। ठीक है, इस टाइप से आते हैं। तो ये हो गया आपका। तो आपको बताना है कौन सा उदाहरण है स्थूल का। देखो, चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, ये आपका सूक्ष्म होगा। और कागज को आड़ा टेढ़ा जिगजैग काटना, ये भी आपका सूक्ष्म होगा। धागे में माला पिरोना भी सूक्ष्म होगा। लेकिन ये होगा आपका, ये तो हो जाएंगे तीनों सूक्ष्म। और ये होगा आपका क्या? स्थूल। क्या होता है? खम्भे की तरह आप क्या करते हो, ऐसा मारते ना फुटबॉल में, पैर मारना, तो ये होगा आपका डी होगा इसका आंसर। ठीक है, क्या होगा? डी आंसर होगा। चलो नेक्स्ट बताएं। बच्चों का विकास से ओर बढ़ता है, तो आपको बताना कहां से कहां बढ़ता। पैर से सिर की ओर नहीं बढ़ता है, विशेष से सामान्य होता है, जटिल से सरल। क्योंकि जो बच्चे का विकास है, याद रखना बच्चे का विकास। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोई बताएगा? बिल्कुल शानदार आंसर दिया है। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल ए होगा। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर। तो इसमें क्या क्या होता है? देखो, केंद्र से बाहर की ओर जाता है। ठीक है, ए होता है। दूसरा आपका हो गया सिर से पैर की ओर, पैर से सिर नहीं, सिर से पैर की ओर हो गया। और तीसरा हो गया आपका सामान्य से विशिष्ट। सामान्य से विशिष्ट होता है, क्योंकि सभी को पापा बोलता फिर। और सरल से जटिल होता है, सरल से जटिल। तो इस टाइप से होता है विकास। ये होता है अधोगामी सिद्धांत। विकास का कौन सा होता है? अधोगामी। इसमें बच्चा का केंद्र से बाहर की ओर होता है। ये होता है आपका शीशाभिमुखी। ठीक है, इसी को बोलते मस्तकाधोमुखी। तो क्या होगा इसका आंसर? तो ये आंसर होगा आपका ए होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप लोग। चलो इतना आ गया समझ में। अभिकथन बताना आपको। बच्चों का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में होता है, बिल्कुल सही है। और माता पिता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगत्यात्मक उदाहरण? ये गलत होगा जी। तो ठीक है, तो इसमें था बच्चों का सामाजिकरण परिवार में होता है, और कारण था परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। परिवार समाजीकरण की, ये था इसमें, समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है। तो बिल्कुल सही है। तो दोनों सही होंगे। क्या है? ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ये करेक्ट कर लेना, परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है। क्योंकि द्वितीयक तो आपका विद्यालय होता है, धार्मिक संस्थान वगैरह होते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? कोई बताएगा? 3 से 6, तो 3 अवस्थाएं बताई थी। संवेदीगामक अवस्था 0 से 2, और दूसरी थी पूर्व संख्यात्मक अवस्था, पूर्व संख्यात्मक।
तो जी होता आपका 2 से 7। और तीसरी होती है आपकी क्या, 3 से 6। तीसरी होती है आपकी मूर्त संख्यात्मक, मूर्त संख्यात्मक, ठीक है, 7 से 11। और चौथी आपकी कौन सी होती है, अमूर्त संख्यात्मक अवस्था, अमूर्त संख्यात्मक, ठीक है। और जी होती है आपकी 11 से 15, ठीक है जी है। तो जी किस अवस्था में होगा आपका, इसमें पूर्व संख्यात्मक। तो इसमें जो बच्चे को किस माध्यम से सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चा इस समय उनका तार्किक रूप से सक्षम नहीं होता है, तो उसको संकेतों के माध्यम से, क्या है, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, इसका सी आंसर होगा, क्या होगा, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, ठीक है। तो क्या होगा, सी आंसर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में विभाजित, बताया था 4, मतलब अलग अलग विभाजित करने लगते हैं, बांटने लगते हैं। तो 4 बताई थी, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15, ठीक है। तो आपको बताना श्रेणियों में विभाजित करने लगते हैं, ठीक है। तो कौन सी अवस्था में होता है ये, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। इसका आंसर देखो, यहाँ क्या कहता है, बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, क्या आता है, वस्तु स्थायित्व, कोई भी वस्तु फेंकने से नष्ट नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। कैसे, जैसे क्या हो गया, केले को मोबाइल मान लेना, इस टाइप से। यहाँ पर क्या करता है, बच्चा श्रेणियों में विभाजित करने लगता है। तो इसका सही आंसर होगा श्रेणियों हो गया। भार का अंतर करने लगता है, समय का अंतर करने लगता है, दिनांक करने लगता है, मूड चिंतन करता है, ठीक है। क्या होगा, सी होगा आंसर, क्या होगा, सी होगा। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर परिकल्पना करता है बच्चा, क्या करता है, परिकल्पना करता है, जटिल समस्याओं को सॉल्व करता है। तो ये होगा आपका सी आंसर, ठीक है। इतना आ गया समझ में, तो क्या होगा इसका आंसर, सी होगा। चलो इसका आंसर बताओ। हेलो, रिकॉर्ड कर रहे थे, आओ ठीक है भाई, हम आओ आओ। चलो इतना आ गया समझ में, तो जी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका आंसर बताओ, देखो का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया जाता है। तो कौन सा होगा, का जीन पियाजे बताया था किसका उपयोग संज्ञानात्मक मानसिक जो अवधारणा है उसके लिए किया जाता है, कोई बताएगा। तो बिल्कुल देखो, पाड़ ये हो गया, पाड़ वगैरह, ये ढांचा, ये मचान, ये तो किसका है, ये तो लेव बायगोस्की है, तो ये नहीं आएगा, बायगोस्की है, ठीक है। और इसके बाद वस्तुनिष्ठ भी इसमें, और जेडपीडी सिद्धांत भी इन्हीं ने दिया था, ठीक है। इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, स्कीमा। हमने बताया था, जीन पियाजे भाई साहब ने बताया था, जो भी हमारी जो ऐसी क्रिया जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है उसको क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा, सी आंसर होगा। रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा, मतलब अगर तुम्हारे साथ किसी ने अच्छा किया है तो तुम उसके साथ अच्छा करेगा, तुम्हारे साथ कोई टिप्पण शेयर कर रहा है तो तुम उसके साथ टिप्पण शेयर करोगे, तो उसको जैसे का तैसा आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर में है, कोई बताएगा। तो देखो, जो आपका कोहलबर्ग हैं, इन्होंने नैतिक विकास के तीन स्तर बताए थे, कितने, 3 स्तर और 6 चरण बताए थे, ठीक है। तो ये है 3, 4 से 10 के बीच में है। पहला है पूर्व परंपरागत, कौन कौन से हैं, देखो, पहला है आपका पूर्व परंपरागत, और दूसरा चरण है आपका कौन सा, परंपरागत, और तीसरा है आपका कौन सा, उत्तर परंपरागत, परंपरागत, ठीक है। ये होता है आपका 4 से 10, ये 10 से 13 और 13 से अधिक, ठीक है। इसमें 2 उपचरण हैं, एक तो है जैसे को तैसा, जैसे को तैसा मतलब यांत्रिक अभिन्यास, और एक इसमें आता है आपका कौन सा, इसमें आता है आपका कौन, दंड और आज्ञा का पालन करना, ठीक है। ये हो गया। इसमें भी 2 आते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखना, कानून व व्यवस्था बनाए रखना, अच्छा अच्छी लड़की, अच्छा अच्छी बनने की कोशिश करता है बच्चा,
ठीक है, यहां पर भी 2 आता है। सामाजिक नियमों के अनुसार चलना, बच्चा कैसे चलता है, सामाजिक नियम, और एक सार्वभौमिक सिद्धांत, भौमिक। ठीक है, तो ये है, तो ये किस अवस्था में होता है, ये जैसे को तैसा पूर्व परंपरागत, मतलब पहली अवस्था में। ठीक है, तो इसके अलावा भी ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट बताएं आप लोग। जब विद्यार्थी किसी प्रश्न को हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पार प्रदान कर सकता है। पार बचान ये बताया था, अस्थायी सहयोग होता है। पार क्या होता है, टीचर द्वारा दिया गया क्या होता है, अस्थायी सहयोग। तो किस प्रकार की, उनमें असफलता का भय पैदा करना गलत हो जाएगा। आदि समाधान प्रस्तुत करना भी गलत होगा। प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर, क्या है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में कुछ क्या है, संकेत, कुछ विकर्षण जोड़ दिया जाए ताकि बच्चे आसानी से समझ सके। तो क्या होगा इसका, सी होगा। क्या होगा, सी। चलो इतना आ गया समझ में। सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिदिन विचार का सहयोग में बताओ, इनमें से कौन सा जो मनोवैज्ञानिक है उसने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो इसके आधार पर सहयोग चुनना है, मतलब 3 गलत होंगे, 1 आपका सही होगा। तो जी घटक नहीं दिया था, इन्होंने दिया था बहुकारक सिद्धांत। कौन सा, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था। जी प्याज ने पार नहीं दिया था, इन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या, और ये संवेगात्मक नहीं दिया था, इन्होंने दिया था नैतिक विकास। ठीक है, तो जे होगा सही आंसर होगा आपका ए। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक उपकरण, इन्होंने बोला था जो बच्चे का विकास होता है सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के द्वारा होता है। तो इसमें होगा ए आंसर होगा। क्या होगा, एक प्रगतिशील कक्षा क्या होती है, जिसमें बच्चा स्वयं करके सीखता है, स्वयं करके सीखता है, प्रैक्टिकल सीखता है। तो किसे सम्मिलित करती है बताओ, ज्ञान सृजन की चाह को, विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव, सामाजिक संदर्भों से अलगाव, विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। ये गलत हो जाएगा। क्या होगा, ज्ञान सर्जन की, कि नए नया ज्ञान सृजन, वो नया नया ज्ञान सीखना चाहता है इस प्रकार की कक्षा में। तो इसका क्या होगा, ए होगा। चलो इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट बताएं, इसमें आप बताएं, देखो इसका क्या है क्वेश्चन, मधुलिका नृत्य और योग, मतलब जब दोनों करती है, नृत्य भी करती है योग करता है। हावर्ड गार्डनर के उसके पास किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तरीय है, अंतर्व्यक्तित्व या शारीरिक गति संवेदी या संज्ञात्मक। तो ये होती है आपकी अब शारीरिक गति संवेदी। जब एक काम के साथ 2-2 करें तो वो शारीरिक गति संवेदी आती है। ठीक है, और आपको पता होगा हावर्ड गार्डनर ने किस प्रकार की बुद्धि, तो इन्होंने किस प्रकार की बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत बताया था। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। कितनी, क्या होगा, संगीतात्मक बुद्धि होगी, अंतर्व्यक्तित्व हो गई, ठीक है, प्राकृतिक हो गई, ऐसी 8 बताई थी। कमेंट में बताना आपको 8 कौन कौन सी। क्या होगा, सी आंसर होगा। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ। एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है या सीधे प्रतिनिधित्व करता है। मतलब वो जो टीचर है वो लड़कों को जहां प्रोत्साहित करता है, तो बताओ वो क्या कर रहा है, सशक्तिकरण तो होगा नहीं, समानता की भी भेदभाव, और समतुल्यता भी गलत होगा। सही क्या होगा, इसका होगा जेंडर पक्षपात। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, जेंडर पक्षपात कर रहा है, वो लड़का लड़कियों में विभेद कर रहा। ठीक है, कि लड़का जे कर सकते हैं, लड़की जे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका सी होगा। चलो इसका बताओ, अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नता किसका परिणाम होती है, कोई बताएगा। अधिगम दर में, अधिगम मतलब होता है सीखना, इसकी दर में क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती ना, कोई बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कोई बाद में सीख पाते हैं। तो किसका परिणाम होता है, केवल अनुवांशिकता का होता है, पर्यावरण का होता है। तो अधिगम पर याद रखना, अनुवांशिकता और पर्यावरण, सी होगा सही आंसर। क्या होगा, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो क्या आएगा इसका आंसर, सी आएगा। ठीक है, क्या आएगा, सी आएगा। चलो
आकलन हमने बताया था क्या होता है, देखो बे रिपीट के रिपीट क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा घुमा देता है। आकलन मतलब होता है बच्चों की उपलब्धि, मतलब बच्चे ने कितना सीखा है, या अधिगम की प्रगति कितना सीख चुका है, या क्या कमी है, उसके लिए हम आकलन करते हैं, असाइनमेंट। ठीक है, आपको पता होगा, जैसे हम क्वेश्चन पूछे आपसे, यूनिट वाइज टेस्ट लें, ठीक है, तो जी आपको क्या सही है, सही बताना है। आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए है, ये गलत होगा, तो मैं मानकीकृत परीक्षण वगैरह से नहीं करना। रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होता है, तो ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि ये रचनात्मक नहीं होता है, ये योगात्मक होता है जो लास्ट में होता है। मापदंड संदर्भ परीक्षण मानकों को निष्पादित तुलनीयता का सामान्य स्तर मानकर इस्तेमाल करते हैं, गलत है। इसका सही आंसर होगा क्या, डी। अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा 100 आकलन को भी शामिल करता है। 100 आकलन मतलब स्वयं से आकलन कर सकते हैं बच्चे, ठीक है, इसको प्रोत्साहित करता है। क्या होगा इसका, डी आंसर होगा। क्या होगा, डी आंसर। चलो नेक्स्ट बताएं। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन। समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है, जहां बच्चा स्वयं से चिंतन करता है, इसी को आप अपसारी चिंतन भी बोल सकते हो, इसी को आप लोग क्या बोल सकते हो, खुले अंत वाले प्रश्न बोल सकते हो, खुले अंत वाले, या इसी को रचनात्मक मूल्यांकन भी बोल सकते हो। तो इसमें बच्चा स्वयं से करके सीखता है। आकलन के लिए चयन करना चाहिए, किसका चयन करना चाहिए, खुले अंत वाले प्रश्न कि बच्चा इसका या अपसारी चिंतन शामिल हो, उत्तर हाँ या ना में हो, ये गलत होगा। एक शब्द का एक जवाब होगा, जो ये होता अभिसारी चिंतन, तो ये नहीं करना है। और बी प्रश्न में केवल घोषणात्मक ज्ञान का, ये भी नहीं होगा। सही आंसर होगा, हमें ऐसे क्वेश्चन देना है जिसके बहुत सारे आंसर हो, अलग अलग तरीके से सोचना पड़े, और ये अपसारी चिंतन भी वही होता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, ये होगा। ठीक है, क्या होगा, ये होगा। चलो इसका आंसर बताओ जी। आपका फिर से बोला जा रहा है, आपको 99 में 20 टेस्ट मिल रहा है आपको, ठीक है, तो जी आपको परचेस कर लेना है इसको ध्यान से। चलो, तो क्योंकि आपको आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगा। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है। समावेशी शिक्षा मतलब जहां पर सभी वर्ग, सभी लिंग, सभी जाति, आर्थिक रूप से पिछड़े, मतलब सभी प्रकार के बच्चे एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो बताओ किसकी होगी। मार्गीकृत पाठ्यक्रम नहीं होगा, गलत होगा। रूढ़िवादिता भी गलत होगा, आगम भी होगा। इसमें क्या होगा, विविधता को स्वीकृति दी जानी चाहिए, मतलब अलग अलग विविधता के बच्चों को एक साथ स्वीकार करना चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर, डी होगा। ठीक है, इसका बताओ आंसर। अभिकथन ए, पाठ चर्चा की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए, तो ऐसा गलत होगा। औसत विद्यार्थियों मतलब कुछ विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करोगे क्या, ये तो गलत हो जाएगा। पाठ चर्चा की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए, तो ये गलत होगा। दोनों क्या है, ए और आर दोनों है, क्या है, गलत है, क्योंकि हमें औसत नहीं देखना है, हमें सभी को एक साथ देखना है। तुम औसत मतलब तुमने कुछ बच्चों को सिलेक्ट कर लिया, कुछ को बाहर कर दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो भेदभाव टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, डी, दोनों गलत है। पठन वैकल्प क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन डिस्लेक्सिया। ये क्या, अधिगम अक्षमता है, डिस्लेक्सिया। क्या होता है, डिस्लेक्सिया, पठन वैकल्प डिस्लेक्सिया। ठीक है, किस प्रकार का विकलांगता है, कोई बताएगा। तो इसमें किस प्रकार की है, तो संवेदी, व्यवहारात्मक या गत्यात्मक। तो याद रखना, ये है आपका अधिगम विशिष्ट। ये क्या है, अधिगम विशिष्ट है। ये क्या होती है, इसमें हमें सीखने में प्रॉब्लम आती है, जैसे आपका डिस्लेक्सिया हो गया, डिस्लेक्सिया हो गया, एक होता है डिस्ग्राफिया। ठीक है, इसके बाद होता है डिस्कैलकुलिया, कैलकुलिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बोध मतलब बोध करने में, लेखन बोध में प्रॉब्लम आती है, पढ़ने में, इसमें लेखन में प्रॉब्लम आती है, इसमें गणित संबंधी कौशल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो क्या होगा इसका, ए आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, ए आंसर। चलो इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा सोलिनता, इसको बताया था क्या होते हैं, इसको बोलते हैं ऑटिज्म, विकार का विशिष्ट लक्षण है। इसमें क्या होता है, सोलिन, इसमें बच्चे स्वयं में लीन रहते हैं। ये
मानसिक विकार है। क्या है? ये मानसिक विकार है एक तरह से, जो 0 से 3 वर्ष के बच्चों में देखने को मिलता है। तो याद रखना। तो इसका क्या है विशिष्ट लक्षण क्या होता है? दिनचर्या में परिवर्तन की आग्रह होना, ये गलत होगा। उच्च स्तरीय नहीं होता है, परिवेश के लिए प्रतिरोध नहीं होता। क्या होगा? सही आंसर होगा, बिल्कुल सही बताया आपने, लाइन का लगा दी इसकी। बाधित संप्रेषण होता है। क्या होता है इसका आंसर? इसमें बाधित संप्रेषण होता है। इसका सही आंसर होगा ए। क्या होगा? ए आंसर होगा। कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? बताओ। अब विशेष योग्यता वाले हैं, तो मतलब इसमें कोई उच्च स्तरीय प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो उनकी 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 आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर सकते हैं? कोई बताएगा इसका आंसर? श्रेणीबद्ध कठिनाई को कार्य देकर, या मानकीकृत निर्देश देकर, या केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके, या विभिन्न आवश्यकताओं वाले उपेक्षा करके? ये नहीं होगा, ये केवल तो गलत ही हो जाएगा, मानकीकृत गलत। तो क्या करना अपन को? श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य देकर, मतलब अलग अलग कठिनाई के उनका बुद्धि स्तर जानकर ही हमें क्या करना चाहिए? उनको क्वेश्चन सॉल्व देना है करने। क्या होगा इसका आंसर? ये होगा। अधिगम तब अधिक, मतलब अधिगम कब अर्थपूर्ण होगा कि मतलब आप अच्छे से सीख पाओगे? जब विषय वस्तु को रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अधिगम स्थायी कब होगा या अर्थपूर्ण होगा कि आप अधिक से अधिक सीख सको? तो बताओ कब होगा? संदर्भ से हटकर नहीं, गलत हो जाएगा। आप्रासंगिक गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। और बहुत से अमूर्त भी गलत होगा। इसका सही आंसर होगा क्या है? संयोजित। जब आप क्या करोगे? एक ज्ञान को इस तरह से दोगे संयोजित करके, मतलब आपस में रिलेट करके, तो बच्चा क्या है उनके जीवन से, दैनिक जीवन से रिलेट करना है आपको, तो उससे बच्चा अधिक स्थायी होगा ज्ञान और जल्दी सीखेगा। क्या होगा? डी होगा। अब देखो इसका आंसर क्या होगा। अंतरिक्ष की अवधारणा को समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अंतरिक्ष के बारे में समझा रहे, तो टीचर ने महसूस किया है कि बहुत सारे बच्चों में भ्रांतियां हैं जो बना लेते हैं वो के अंतरिक्ष में तो भगवान होते हैं, भूत होते हैं अंतरिक्ष में, इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक को इन भ्रांतियों के प्रति क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए? कोई बताएगा? अस्वीकृत करना गलत हो जाएगा। तर्क जानने की, हाँ बिल्कुल, चलो हो सकता है। विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करना भी गलत होगा। नकारात्मक भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका? इन भ्रांतियों के प्रति क्या करना? विद्यार्थियों की तर्क जानना कि आखिर आपके अंदर ऐसा क्यों है कि आप क्यों मानते हैं कि अंतरिक्ष में भूत होते हैं, तो उनका तर्क जानने की कोशिश करना, फिर उस तर्क को सही करना। तो ये होगा सही आंसर। क्या होगा? बी। अपने नंबर बताना लास्ट में कितने नंबर आए आपके। चलो इतना हो गया। विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात को ध्यान रखना चाहिए? मतलब कोई भी आप कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं बच्चों में, तो बताओ आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए? विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता, बिल्कुल सही है। आपको देखना चाहिए कि बच्चे एक्टिव हैं सीखने के लिए कि नहीं है। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, हाँ उनकी सामाजिक जो भी आप सिखा रहे हैं वो उनकी दैनिक जीवन से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियां, बिल्कुल सही है कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो किस तरीके से पढ़ा है, किस शैली से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या कहानी के माध्यम से या प्रैक्टिकल करके पढ़ा रहे हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या होगा सही आंसर? 1, 2 और 3। तो डी आंसर होगा। क्या होगा? डी आंसर। चलो इसका आंसर बताओ। और रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान, मतलब रमेश टीचर है, वो जब भी क्या वैज्ञानिक विषयों को पढ़ाते समय साइंस वगैरह पढ़ाए तो उनमें क्या कर रहा? अन्वेषण, खोजकर्ता का काम कर रहा है, प्रयोग कर रहा। तो वो किसको बढ़ावा दे रहा है? आप बताएं आप लोग। देखो कंठस्थीकरण तो आएगा नहीं, अनुकरण भी नहीं आएगा, देख देख कर सीखना, तो वो किसको बढ़ावा देना चाहता है? सही आंसर होगा वैज्ञानिक तर्क को और आपका तार्किक चिंतन। तो सही आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2। ठीक है, क्या होगा? केवल 1 और 2। निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम
महत्व देती है। मतलब इनमें से कौन सा मेथड है जो क्या होगा, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को कम महत्व देगी, मतलब अधिगम कम होगा। तो बताओ कौन है। देखो, पूछताछ करना भी ज्यादा होगा, और ये आपका चर्चाएं भी ज्यादा होगी, खोज भी अन्वेषण करना भी ज्यादा होगा, लेकिन व्याख्यान करना क्या होगा, कम देगा योगदान। कैसा, आपने व्याख्यान क्या होता है, भाषण देना। एक टीचर आया और उन्होंने बात दिया कि देखो बच्चों ऐसा होता है वैसा होता है, तो इसमें क्या होगा, बच्चा कम समझेगा, अधिगम क्या होगा, कम होगा। उसी ने यही तो पूछा था, कम महत्व देता है। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। अभिकथन बताना है इसमें। आंतरिक अभिप्रेरणा, हमने बताया था अभिप्रेरणा मोटिवेशन क्या होता है कि जो आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आग लगा दे आपके अंदर। बोलते ना, आग लग गई कि 2 मिनट में देखें और आप 24 घंटा पढ़ोगे, आपके अंदर आग लग जाएगी, तो मोटिवेटर। आंतरिक मोटिवेशन होता है जो अंदर होता है, जैसे हम जब खुद से मोटिवेट होते हैं कि नहीं यार हमें कुछ करना है। एक बाहर होता है जब कोई बाहर से देता है आपको, जैसे मम्मी ने पुरस्कार दे दिया या टीचर ने दे दिया या मित्रों के बीच वाहवाही लूटने के लिए, तो ये बाहर होता है, तो उसी के बारे में बताना है। आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए प्रेरित करती है, बिल्कुल सही है। जब हम अपनी स्वेच्छा से करते हैं तो आंतरिक। शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए, ये गलत होगा, क्योंकि बाहरी मोटिवेशन क्या होता है, क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए, तो ये सही है, लेकिन आर गलत होगा। तो क्या होगा इसका, सी आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, सी आंसर। इसका आंसर बताओ जल्दी से। प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता होता है। प्रभावशाली मतलब जहां बच्चा अधिक से अधिक सीखता है, तो किसके बहिष्करण में आवश्यकता होती है। कार्यात्मक स्थिरता अपसारी चिंतन की नहीं होती है, केंद्रित ध्यान दे, बाल केंद्रित ध्यान। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है, चिंतन भी नहीं होगा। इसकी क्या होगी, आपको बहिष्कार की आवश्यकता होगी कि इसको दूर करना पड़ेगा। कार्यात्मक स्थिरता मतलब होता है एक ही मेथड से हर क्वेश्चन को तुम एक ही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तुम्हारा एक ही तरीका है, तो ये होगा अपन को इसको दूर भगाना है। क्या हो जाएगा इसका, ये आंसर। चलो इसका आंसर बताओ। एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता, आपको देखा होगा योग्यता की कमी को मानता है, वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचार दशा किस स्थिति को जन्म दे सकती है। मतलब एक बच्चा है वो बार बार असफल हो रहा, तो उसके अंदर एक भाव आ जाता है कि नहीं यार हमें कुछ आता नहीं है, तो इसके कारण क्या भाव आ जाएगा उसके अंदर, बताओ। अधिगम असहायता, मस्तिष्क सुगढ़ता, या उच्च स्तरीय स्व अस्मिता, या संबद्धता का भाव। तो इसका सही आंसर होगा क्या है, अधिगम असहायता। क्या होगा, उसको समझने लगेगा कि उसको याद नहीं होगा चीजें। ठीक है, अधिगम असहायता आ जाएगी उसके अंदर। ठीक है, चलो इसका आंसर बताएं। अवधारणा को इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए, मतलब जो भी आप कॉन्सेप्ट बच्चे के सामने जो भी कॉन्सेप्ट उसको समझाने के लिए पेश कर रहे हैं, तो वो किस तरह से करना चाहिए बताओ। विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंतन पैदा करना, उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करके आप प्रासंगिक सूचना देना, केवल ये भी गलत होगा। तो क्या करना आपको, उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करके। पूर्व ज्ञान मतलब जो पहले का ज्ञान है उसको जोड़ना है, स्कीमा मतलब उनका मानसिक जो भी है वो क्रियाकलाप, उसको क्या करना, एक्टिव करके आप क्या कर सकते हो, प्रस्तुत करना चाहिए आप धारणा को। तो उससे बच्चा क्या है, जल्दी सीखेगा। चलो इसका आज का लास्ट क्वेश्चन, घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है, कोई बताएगा। घोषणात्मक, आपने घोषणा कर दी है तो क्या होता है बताओ। किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है, युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करता है, मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं पर बारे में जानता है, बिल्कुल सही है। तो घोषणात्मक ज्ञान मतलब होता है क्या होता है, क्या और कैसे, कौन, क्या और कौन के संदर्भ में क्या करना चाहिए, अपन को आंसर खोजना चाहिए कि क्या है कोई चीज, क्या होता है, कौन करता है, इस टाइप से। ठीक है, तो क्या होगा इसका, सी आंसर होगा। और ये था हमारा आज का लास्ट सेशन। आप बताएं आपको क्लास कैसी लगी, और इसके बाद आपको ईबीएस की भी क्लास मिलेगी आज। ठीक है, चलो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो चुकी है इसलिए आपको अब रेगुलर क्लास मिलेगी।
अगर चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है कि क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।